नमस्कार। 2 हफ्तों के अंतराल के बाद राज की बात लेकर फिर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और पहले तो इस अंतराल के लिए आपसे क्षमा याचना। और राज की बात में आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गोरखपुर कैसे पहुंच गए योगी आदित्यनाथ, और अखिलेश यादव ने क्यों अपने उम्मीदवारों के नाम लगा के रखे हैं अपने सीने से, और ममता बनर्जी की उस पॉलिटिक्स को कैसे कांग्रेस ने दिया है झटका जो कांग्रेस को ही कर रही थी खत्म, और अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान के सहारे कैसे एक तीर से साधे कई निशाने। अयोध्या और मथुरा का गुबार छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ का चक्रवात आखिरकार उनके गृह क्षेत्र गोरखपुर में जा रुका। वो वहां चुनाव लड़ने पहुंचे तो उसको लेकर तमाम कयास लग रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाकी सब तो शिगुफा था, वो पहले से ही वहां लड़ना चाहते थे। कहीं कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें वहां भेजा है, जिसके तमाम राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले आपको पिछले हफ्ते जो दिल्ली में घटित हुआ वो बात बताते हैं, उससे आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ा सा सफल रहे। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रखर और मुखर हिंदुत्व वाली छवि लगातार दृढ़ होती गई, उसके बाद सबसे ज्यादा कयास अयोध्या से ही योगी के लड़ने के लगाए। दीपावली पर सरयू के घाटों को दियों से सजाने का कार्यक्रम योगी ने बनाया। सरकारी खर्च पर दिए जले, फूल बरसाए गए और अयोध्या के पुराने वैभव की तरफ जाने की झलक देने की कोशिश की। मंदिर निर्माण से लेकर शासन प्रशासन के साथ लगातार वह संपर्क में रहे और निर्देश देते रहे। अयोध्या की दिवाली को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ ही संगठन स्तर पर भी अयोध्या की सीट पर राजनीतिक दिलचस्पी भी उनकी खूब देखी गई। कभी देवबंद तो कभी लखनऊ योगी के चुनाव लड़ने के कयास लगते रहे, लेकिन अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन्होंने खुद मथुरा में दिखाई। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात को लेकर योगी के करीबियों की तरफ से भी इस बात को जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी के यहाँ से लड़ने के फायदे का गणित लखनऊ के उनके करीबियों ने भी लोगों को समझाना शुरू किया, और ब्रज प्रांत में सक्रिय संघ के पदाधिकारियों ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। गाहे बगाए मथुरा के साधु सन्यासियों ने भी योगी के यहाँ आने की आवाज उठाई। बीजेपी सांसद ने तो पत्र लिखकर भी ये मांग कर डाली। 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा। खैर, फिर अचानक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बेहद उच्च पदस्थ सूत्र जो पार्टी और सरकार के हैं वो खबर देते हैं कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लड़ना तय हो चुका है। लेकिन अचानक सूची जारी होती है प्रत्याशियों की, और उसमें योगी आदित्यनाथ भेज दिए जाते हैं गोरखपुर शहर सीट पर, और इसके मायने समझाने वालों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन राज की बात से पर्दा नहीं उठता है। तो इस राज की बात से हम पर्दा उठाएं उससे पहले आपको पिछले हफ्ते जो दिल्ली में हुआ उससे इसके मायने समझाने की कोशिश करते हैं। बीते हफ्ते टिकटों पर चर्चा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शिरकत के लिए सीएम दिल्ली आए थे। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक में योगी से कहा गया कि चुनाव आपके नेतृत्व में ही लड़ना है। राम मंदिर का निर्माण भी आपके समय में ही शुरू हुआ है। उनसे कहा गया कि आपके गोरखपुर से चुनाव लड़ने से हर हाल में फायदा है और पार्टी को इसमें ज्यादा लाभ है। इसके साथ ही टिकटों के वितरण पर भी योगी को साफ कह दिया गया है कि हो सकता है कई बार कोई उम्मीदवार ऐसा हो जो आपको उचित ना लगता हो, लेकिन उपयोगिता के हिसाब से वह सही हो सकता है। लेकिन अंतिम वाक्य आपका होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रत्याशी सही नहीं है तो फिर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब अगर राज की बात कि तह तक आपको पहुंचना है तो इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए, और जो उनको अधिकार का झुंझुना पकड़ाया गया है उसे भी समझिए, क्योंकि राजनीति में
सब कुछ कहा नहीं जाता है और जो नहीं कहा जाता है वही महत्वपूर्ण होता है। 5 राज्यों का चुनावी कार्यक्रम अब सबके सामने है। उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए सबकी निगाहें इसी राज्य पे लगी हुई है और इस राज्य में मुकाबला जिस तरीके से बिल्कुल सीधा हो चुका है, ऐसे में वोटिंग से पहले उम्मीदवारों का चयन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सामने वाले की मजबूती या कमजोरी का आकलन राजनीतिक दलों के लिए बेहद आवश्यक हो गया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं, उससे ये उम्मीदवारी का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इसी से जुड़ी है राज की बात, जिस पे आगे बढ़ाते हैं बात। आपकी आंखों में आंसू है, ये आंसू क्यों हैं? ये हैं अवतार सिंह भड़ाना, इनकी आंखों में आंसू। अखिलेश के सहयोगी आरएलडी ने भड़ाना को जेवर से टिकट दिया। अचानक भड़ाना ने कोरोना होने के चलते उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने जेवर से आरएलडी के ही टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मगर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश ने टिकटों के पत्ते जो अपनी छाती से लगाकर रखे हैं, उसके पीछे इस तरह के दृश्य न आने देना है। मसलन अचानक प्रत्याशी पाला बदल ले या फिर तोड़ लिया जाए। इसे यूं समझिए कि यूपी में दांव पेच का खेल इतनी बारीकी से हो रहा है कि किसका अगला कदम क्या होगा, ये अनुमान लगा पाना बिल्कुल असंभव सा हो गया है। महाभारत की पेचीदगियां इतनी ज्यादा हैं कि सब हैरान हैं और एक एक सीट पर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। और इसकी वजह यह है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, कांटे की है और लड़ाई बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की ही दिखाई पड़ रही है। वरना यूपी का सियासी इतिहास गवाह है, यहाँ पर सियासी जंग त्रिकोणी या चतुष्कोणी या उससे भी ज्यादा कोणों वाली हुआ करती थी। इस बार एक छोटी सी चूक किसी पर भी भारी पड़ सकती है और यही वजह है कोई किसी कीमत पर चूकना नहीं चाहता। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करके रखा हुआ है और अभी तक इसीलिए सबसे कम प्रत्याशी उसने ही घोषित किए हैं और ठीक से अभी पूरी तरीके से कौन से गठबंधन को कितनी सीटें देनी है इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। राज की बात इसके पीछे ये है कि ऐन वक्त पर कोई खेल ना हो, इससे समाजवादी पार्टी बचना चाहती है। इसीलिए अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने तमाम संभावित उम्मीदवारों को पार्टी का फॉर्म भी तो दे दिया है, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर ही भरवाया जाएगा। सपा के इस फैसले के पीछे भी राज की बात है। वो ये है, सपा ये देखना चाहती है कि बीजेपी या अन्य दल किस सीट पर कौन से समीकरण के साथ उम्मीदवार उतार रहे हैं। उन्हीं समीकरणों को देखते हुए सबसे आखिर में समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार देगी। इस देरी के पीछे एक दांव और भी है। सपा नहीं चाहती कि उनका उम्मीदवार घोषित होने के बाद दूसरे दलों को और मजबूत पॉइंट वाला उम्मीदवार उतारने का मौका दे दिया जाए। ये बात तो हुई रणनीतियों की। इसके साथ ही साथ जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश में सियासी तोड़फोड़ का दौर चल रहा है, उसमें सपा को ये भी डर है कि कहीं उम्मीदवार घोषित करने के बाद उसे तोड़ ना लिया जाए। इसीलिए समाजवादी कुनबा वेट एंड वॉच के मोड पे है, लेकिन इंतजार की मियाद तय है और नामांकन की तारीखों की भी। इसीलिए प्लान बी पर भी समाजवादी पार्टी ने बहुत संजीदा तरीके से काम कर रखा है। भले ही अभी पर्चे भरने में देरी दिखाई जा रही हो और घोषणा ना हो रही हो, लेकिन हर समीकरण के लिहाज से उसने अपने प्रत्याशी तय करके रखे हुए। राज की बात यह भी कि उन प्रत्याशियों को चुपचाप पार्टी की तरफ से बी फॉर्म दिया जा रहा है। राज की बात यह है कि नामांकन की तारीख खत्म होने में कुछ दिन या जब कुछ घंटे बचे होंगे, तभी इन प्रत्याशियों से नामांकन करवाया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि कम से कम प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद तोड़फोड़ का मौका बीजेपी को नहीं मिल पाएगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के नीति नियंताओं को लगता है। तो राज की बात यह है कि भले ही सपा और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला हो और तू डाल और मैं पात की तर्ज पर एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश हो रही हो, लेकिन दोनों ही दल जानते हैं कि इस बार प्रत्याशी भी बेहद
इंपॉर्टेंट होंगे और उनकी इसी महत्ता को समझते हुए बहुत सूझबूझ के साथ दोनों ही दल कदम रख रहे हैं। यानी चुनाव वाकई जैसे क्रिकेट में आखिरी गेंद तक दिलचस्प होता है ना, वैसा ही होने जा रहा है। पंजाब की प्रयोगधर्मी राजनीति से भी एक राज की बात निकल कर आ रही है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का चेहरा वहां पर भगवंत मान को बनाकर लड़ाई को नेक टू नेक बना दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी राज की बात वो है जो खुद केजरीवाल की विश्वसनीयता और उनकी छवि से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए राज की बात यह है कि भगवंत मान को पंजाब में सीएम कैंडिडेट घोषित करने से अरविंद केजरीवाल को इस छवि से बाहर निकलने में कामयाबी मिली है जो उनके प्रति पार्टी के भीतर से लेकर बाहर तक विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कोई भी सीएम चेहरा आखिरी वक्त तक घोषित नहीं किया था। ऐसे में स्थानीय नेताओं को यह डर था कि बहुमत मिलने पर कहीं अरविंद केजरीवाल खुद को सीएम प्रोजेक्ट ना कर दें। इसके पीछे भी वजह यह कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच में है, उसमें मुख्यमंत्री के हालात हाफ सीएम वाले ही रहते हैं। अन्य राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मौजूद वरिष्ठ नेताओं के बीच में भी ये संदेश जाने लग गया था कि अरविंद केजरीवाल किसी और चेहरे को पनपने ही नहीं देना चाहते हैं, किसी और को अपने आगे उठने नहीं देना चाहते हैं। इसके गलत संदेश जा रहे थे। इसीलिए केजरीवाल ने तत्काल पंजाब समेत अन्य राज्यों में सीएम फेस तो डिक्लेयर किए ही किए और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को पार्टी का सर्वे सर्वा स्थापित करके तो रखा ही और ये भी जता दिया कि नहीं, वो सब कुछ पार्टी में नहीं है, बल्कि उनके चेहरे भी महत्वपूर्ण हैं। पहला फायदा तो ये कि केजरीवाल की लीडरशिप में जो आशंकाएं पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं के मन में उठ रही थी, उनका दौर खत्म हो गया है। इस कदम का दूसरा फायदा ये भी है कि पंजाब में सीधा मैसेज ये गया कि अगर आम आदमी पार्टी बहुमत पाती है तो स्थानीय चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा। इससे जट सिख वोटर्स का और ज्यादा साथ मिलने की संभावना बढ़ गई है, जिसका असर इस फैसले के बाद सर्वेक्षणों में दिखने भी लगा है। समीकरणों को साधना राजनीतिक दलों की मजबूरी मानी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नए किस्म की राजनीति का नारा देकर इस वर्जना या इस धारणा को तोड़ने की कोशिश की। नैरेटिव सेट भी होने लगा था, लेकिन वक्त के साथ कार्यप्रणाली बदली, सिद्धांत बदले और इन्हीं जाति समीकरणों के भंवर में आम आदमी पार्टी भी कैसे फंस चुकी है, इसको आगे बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल होंगे। मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। राज की बात यह है कि इन 3 चेहरों के आधार पर एक बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। जातीय आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट निर्धारित किए। उत्तराखंड में कर्नल अजय कोटियाल को आपने सीएम कैंडिडेट बनाया है। जाति समीकरणों की बात करें तो इस फैसले के जरिए 27% ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। गोवा में अमित पालेकर को सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है और इस घोषणा के साथ ही भंडारी समुदाय के 35% वोटर्स को साधने का लक्ष्य है। पंजाब में भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाने के साथ जट सिख वोटर्स के 28% वोटरों वाली आबादी को साधने का पत्ता फेंका गया। जाति समीकरणों की बिसात पर बड़ी समझदारी के साथ आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम चेहरे 3 राज्यों में तय कर दिए। अब देखने वाली बात यह होगी
कि पारंपरिक राजनीति के प्रवाह में बहते हुए आपको कितना फायदा मिलता है। देखने वाली बात होगी कि जाति समीकरण को वक्त के साथ साधने वाली आम आदमी पार्टी की रणनीति कितनी सफल होगी, और वैसे भी एक अलग तरीके की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को निहार रहे लोगों को उसका ये बदला हुआ स्वरूप कितना रास आता है। लेकिन राज की बात ये तो जरूर है कि समय के साथ आम आदमी पार्टी ने भी ये समझ लिया है कि उसे अगर सियासत का विस्तार करना है तो अपने आप को जाति समीकरणों के सांचे में सेट करना हो। हिंदुस्तान में चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, अक्सर स्थानीय छत्रपों के आगे जो केंद्रीय या बड़े राष्ट्रीय छत्रप होते हैं उनको घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तो राज की बात टीएमसी की इसी स्थानीय राजनीति को कैसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की और कैसे उस पर कांग्रेस ने विराम लगा दिया है। Party is going to put its entire weight behind the Goa unit, and we will make sure that people of Goa see a new dawn in the days to come. विस्तार के इसी प्लान के बीच से वो राज की बात गोवा से निकल कर आ रही है, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। राज की बात यह है कि टीएमसी समेत तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों के एक्सपेंशन पॉलिटिक्स के दौर में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति और स्टैंड में बदलाव करने का फैसला किया है, और कांग्रेस के इस स्टैंड के बदले हुए प्लान से टीएमसी के राष्ट्रीय दल बन जाने को कितनी चोट लगी है, यह भी हम आपको राज की बात में बताने जा रहे हैं। दरअसल अब तक कांग्रेस की ये रणनीति रही है कि किसी भी कीमत पे मोदी हटाओ, भाजपा भगाओ। इसके लिए वो सहयोगी दलों को अपने ऊपर इतना सवार करती रही या भाजपा को हराने के लिए इस हद तक जाती रही कि वो खुद ही हाशिए पर आती जा रही है। पश्चिम बंगाल में परोक्ष रूप से उसने ममता बनर्जी की मदद की, लेकिन मणिपुर से लेकर गोवा तक जो ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं और अब उसने अपनी इस रणनीतिक भूल को सुधारना शुरू किया है और एकला चलो यानी गठबंधन के लिए अपने अस्तित्व को समाप्त करने की गलती वो नहीं करने जा रहे। यही वजह है कि गोवा में कांग्रेस ने ना तो टीएमसी से गठबंधन किया और ना ही महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी के साथ। गोवा में सियासी तौर पर रणनीतिक तौर पर मजबूत करने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी भी बना दी गई है, ताकि 2017 की तरह ज़्यादा सीटें होने पर भी सरकार ना बना पाने की चोट दोबारा ना लगे। राज की बात यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए गठबंधन तो किए, लेकिन फायदा क्षेत्रीय दलों को होता चला गया। ऐसे में अब कांग्रेस ने यूपी से लेकर गोवा तक अपनी लड़ाई को खुद अपने दम पर लड़ने का फैसला लिया है। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।